सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ कौशल में। आज हम लोग मुख्यतः शाही चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य दो बार पढ़ते हैं। एक बार तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चोल, चेर और पांड्य, जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट किए थे। और एक बार अभी पढ़ेंगे जब विजयालय ने चोल साम्राज्य का स्थापना किया था दोबारा 9वीं शताब्दी में। लेकिन चोल साम्राज्य पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे वंश हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, ठीक है, गंग वंश, उसके बाद काकतीय वंश, ठीक है, इसके बाद भौमकर वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं जो दक्षिण भारत में इनसे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। बस 2-3 लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ना है इसके बारे में, बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यादव वंश से। यादव वंश के संस्थापक हैं भिल्लम पंचम, इसको भिल्लम 5 भी बोलते हैं, ठीक है। राजधानी इसकी है देवगिरी, यानी कि यादव वंश की राजधानी अगर आपसे पूछेगी देवगिरी, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। देखिए, ये जो गिरी वर्ड होता है ये हमेशा पर्वत के लिए होता है, पर्वत के लिए। महेंद्रगिरी, उदयगिरी, देवगिरी, जहाँ भी ये गिरी शब्द आया वो हमेशा पर्वत पहाड़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यादव वंश की जो राजधानी वो देवगिरी, ये महाराष्ट्र में है। सबसे महत्वपूर्ण राजा इस वंश के कौन हुए? सिंघन, जो कि 1210 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि हम लोग अब मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत का ये स्टार्टिंग हो चुका है। लेकिन इसको हम लोग एंशियंट को मिडिवल से जब कनेक्ट करते हैं तो ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग इसी में, प्राचीन काल के इतिहास में ही पढ़ते हैं। संगीत शास्त्री सारंगदेव, एक सारंगदेव के बारे में हम लोग को पता चलता है, इसमें यादव वंश से संबंधित है। और इसके बारे में क्या पता चलता है कि इन्होंने एक संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है, संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सारंगदेव ने की थी। यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र या रामचंद्र देव कहीं कहीं लिखा रहता है। और जब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक सेनापति था मलिक काफूर। ये वही मलिक काफूर है जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं, 1000 दिनारी, ठीक है। और ये 6 फीट का हिजड़ा है, 6 या 6.5 फीट का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के कई सारे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करके देता है। याद रखिए, गोलकुंडा की खान से जो सोना है वो इसी मलिक काफूर ने जीत कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो रामचंद्र जो अंतिम यादव वंश के राजा हैं, स्वतंत्र राजा, ये मलिक काफूर ने ही इसको हराया था। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यादव वंश के विजय। आगे हम लोग पढ़ते हैं होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक है विष्णुवर्धन। मैंने बताया था कि वेंगी के चालुक्य के संस्थापक भी विष्णुवर्धन है, और होयसल वंश के संस्थापक भी आपके विष्णुवर्धन है। दोनों को याद करने में आसानी होगा। इसकी राजधानी है द्वार समुद्र, जो कि अभी हेलबिडू या हेलबिड बोलते हैं। हेलबिड कर्नाटक में है, कहीं कहीं हेलीबिडू लिखा रहता है, हलेबिडू ऐसे करके लिखा रहता है। तो बात एक ही है, दोनों कर्नाटक में है। और बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर जो है ये होयसल वंश से संबंधित है। पूछेगा, बेलूर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर चेन्ना केशव मंदिर है, ये किस वंश से संबंधित है? तो ये होयसल वंश से संबंधित है। इस वंश के अंतिम शासक वीरभल्लाल III है। इसे भी मलिक काफूर ने हराया था। और ये मलिक काफूर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। अगला वंश है कदम वंश। देखिए, कदम वंश के बारे में आपको जानकारी कहाँ कहाँ मिलेगी? कदम वंश, अगर आपने बाहुबली मूवी देखा है, बाहुबली, तो वहाँ पर देखे होंगे एक कदम राजवंश से लड़ाई होती है। जब दक्षिण भारत में प्रवेश करते हैं बाहुबली माहिष्मती साम्राज्य में, तो वहाँ पर एक कदम्ब राजवंश का बहुत खौफ रहता है, कदम वंश। और एक और मूवी आप लोग देखे होंगे, कांतारा। कांतारा में भी आपका देखिएगा कदम्ब राजवंश के बारे में, कदम वंश के बारे में जिक्र किया है, आप लोग देखिएगा। ये कदम वंश अभी इसके संस्थापक अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, तो कदम वंश के संस्थापक है मयूर शर्मन। और याद रखिएगा, ये एक स्टूडेंट था
और पढ़ाई करने के लिए कांचीपुरम या कांची में रहता था। लेकिन वहाँ पर इसकी बहुत बेइज्जती की गई, बहुत बेइज्जती की गई, इतनी बेइज्जती की गई, इसने क्या किया कि अपना एक संघ बनाया, अपने आप को इतना मजबूत किया और संघ बनाते बनाते एक वंश बना दिया, जिसे कदम वंश कहते हैं। ये दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध, बहुत ख्याति लाया। इस वंश की राजधानी कहीं कहीं वैजयंती देखने को मिलेगा, कहीं कहीं वनवासी देखने को मिलेगा, दोनों एक ही जगह का नाम है। वैजयंती को ही वनवासी भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कदम वंश की राजधानी क्या है, तो वैजयंती या वनवासी, दोनों एक ही बात है। अगला वंश है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक हैं वज्रहस्त पंचम या वज्रहस्त 5, ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, कुवलाल, कुवलार या कोलर, ठीक है। कहीं कहीं कुवलाल लिखा रहेगा, कोलर लिखा रहेगा, कहीं कहीं तलकाट लिखा रहेगा। तो प्रारंभिक राजधानी कुवलाल है या कोलर है, बाद में इसकी राजधानी परिवर्तित होकर तलकाट बन गई, ठीक है। गंग शासक एक है माधव प्रथम, इसने दत्तक सूत्र पर टीका लिखा था, दत्तक सूत्र पर टीका लिखा था। ये गंग वंश के शासक हैं माधव प्रथम। और इस गंग वंश को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब मेडिवल में हम लोग पढ़ते हैं, ये तो स्टार्टिंग का फेज था, लेकिन जब हम लोग एंशिएंट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न मेडिवल की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको 2 समय में डिवाइड किया गया है। एक तो है पश्चिमी गंग वंश, एक पूर्वी गंग वंश। जो पहले गंग वंश था 250 से 1004 ईस्वी में, उसको पश्चिमी गंग वंश कहा गया। लेकिन जो मेडिवल में घुस जाते हैं 1028 से 1430 ईस्वी में, उसको पूर्वी गंगवंश बोलते हैं। यानी कि जो प्राचीन है उसको पश्चिमी गंगवंश और जो आधुनिक है उसको पूर्वी गंगवंश कहते हैं। तो इस समय काल भी आपको याद रखना है। अब हम लोग क्षेत्र देखते हैं। जो पश्चिमी गंगवंश है वो मैसूर या गंगाबाड़ी क्षेत्र में इन लोग का देखने को मिलता है। और जो पूर्वी गंगवंश है वो कलिंग या उड़ीसा इसका क्षेत्र है। पश्चिमी गंगवंश की स्थापना करते हैं कौन, कोंकणी वर्मन। और पूर्वी गंगवंश की स्थापना करते हैं अनंतवर्मन चोलगंग। तो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ गंगवंश बोलेगा तो वज्रहस्त पंचम, अगर पूर्वी गंगवंश बोलेगा तो अनंतवर्मन चोड़मन, अगर पश्चिमी गंगवंश बोलेगा तो कोंकणी वर्मन। ये प्रश्न आपका तीनों संस्थापक, सिर्फ गंगवंश, पश्चिमी गंगवंश, पूर्वी गंगवंश, आंसर क्या पूछ रहा है वो हम लोग को देना है। इसकी राजधानी अगर बात करें तो ये देखिए कोलार या तलवाड़, ठीक है, या तलकाडू, ठीक है। ये गंगवंश जिसकी राजधानी ये है, ये कोलार या तलवाड़, जो कि हम लोग का गंगवंश की भी राजधानी है। लेकिन पूर्वी गंगवंश की राजधानी चूँकि ये कलिंग में है, इसकी राजधानी कलिंग नगर या मुखलिंगम भी इसे कहते हैं। और पश्चिमी गंगवंश के जो महत्वपूर्ण शासक है वो है दुर्विनीत, स्त्री पुरुष और बुतुक द्वितीय। लेकिन पूर्वी गंगवंश के इतने खतरनाक शासक हैं नरसिंह देव इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने सूर्य मंदिर कोणार्क की स्थापना की थी। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, जो उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछता है ब्लैक पैगोडा और सप्त पैगोडा या 7 पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसने बनाया, तो अभी हमने पढ़ा नरसिंह देव, जो कि गंग वंश के शासक थे। लेकिन सप्त पैगोडा, इसी को एकास्मक रथ मंदिर भी बोलते हैं। एकास्मक रथ मंदिर या 7 पैगोडा, इसे बनाया था नरसिंह वर्मन, जो कि एक पल्लव शासक थे। क्या थे, पल्लव शासक थे। तो ये एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रश्न नहीं छोड़ना है, आप लोग को आंसर मारना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो वंश है वो है काकतीय वंश। काकतीय वंश की स्थापना करने वाले हैं बीटा प्रथम और इस वंश की राजधानी है अमंगकोंड पहले राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी। बाद में इसकी राजधानी बन गई वारंगल। एग्जाम में आपसे वारंगल ही पूछता है, आपसे पूछेगा काकतीय वंश की राजधानी क्या है, वारंगल, ठीक है। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, गणपति, जो कि वारंगल शासक हैं। आंध्र प्रदेश में वारंगल पड़ता है। और काकतीय वंश में एक इसी गणपति की एक बेटी थी, जो इसको हम लोग बोलते हैं रुद्रमा देवी। ये रुद्रमा देवी 35 वर्षों तक शासन करती है और इसे रायगज केसरी भी कहा जाता है। रायगज केसरी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। देखिए इसका विवाह किससे होता है, इसका विवाह होता है भदेश्वर से। इस भदेश्वर से इसका विवाह होता है, जो कि चालुक्य शासक है। और इसी रुद्रमा देवी की जो पुत्री है मागडम्बा देवी, इसका विवाह होता है महादेव से, जो कि एक चालुक्य शासक है। इस महादेव से
2 पुत्र प्राप्त होता है। एक पुत्र है रुद्र प्रताप देव और एक अन्नमदेव। कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, केवल आपसे एग्जाम में पूछेगा रुद्रमा देवी के बारे में। तो काकतीय वंश की सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रमा देवी, इसे रुद्रदेव महाराज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये महाराज रुद्रदेव महाराज के नाम से ही 35 वर्षों शासन किया है, ना कि रुद्रमा देवी नाम से। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है। इसके हस्बैंड का नाम क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है, जो कि चालुक्य शासक अपनी पुत्री का विवाह भी चालुक्य शासक में करवाते हैं। इसलिए काकतीय वंश का कभी भी चालुक्य वंश से लड़ाई नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ से वैवाहिक संबंध बना लिए। एक वंश है भौमकर वंश, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें 1/3 जो है महिलाएं थीं, इसलिए फेमस है। पूछता है कौन सा वंश है जिसमें 1/3 शासक महिलाएं थी, तो वो भौमकर वंश, यही पूछता है इसमें क्वेश्चन, और कुछ नहीं पूछता। जैसे देखिए 9वीं शताब्दी में उड़ीसा में इस वंश में कुल 18 शासकों ने शासन किया। इसमें 1/3 शासक यानी कि 18 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6 शासक। 6 शासक महिलाएं थी, सबका नाम याद रखना है। दंडी महादेवी, गौरी महादेवी, पृथ्वी महादेवी, वकुला महादेवी, त्रिभुवन महादेवी और धर्म महादेवी, ये 6 महिलाएं थी। 2006 में क्या हुआ था कि दंडी महादेवी जो है, इसमें ये दंडी महादेवी का पतलिंगा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो और इससे हम लोग को पता चलता है कि दंडी महादेवी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 926 ईस्वी में हुआ था। इसलिए भौमकर वंश प्रसिद्ध है। एग्जाम में केवल पूछेगा कि ऐसा कौन सा वंश है जिसमें 1/3 शासक महिलाएं थी, तो भौमकर वंश। कब था, 9वीं शताब्दी में उड़ीसा में था, और 18 शासक में से 6 शासक महिला थी। तो VVI लगा दीजिए, बस यही प्रश्न पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। अब हम लोग आएंगे शाही चोल साम्राज्य, जो हमारा आज का टॉपिक है। शाही चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जनरली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सामान्य परिचय, थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ आर्ट कला के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यापार यानी कि ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा समाज यानी कि सोसाइटी के बारे में देखेंगे कि चोल साम्राज्य के समय में सोसाइटी कैसी थी। तो ये था हमारा अभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं शाही चोल साम्राज्य। तो यहाँ पर आप लोग चोल साम्राज्य का मैप देख सकते हैं। इतना दूर है मात्र चोल साम्राज्य का मैप, केवल इतना दूर इसका टेरिटोरी है, साम्राज्य है। लेकिन यहाँ पर भी इसका आधिपत्य है, यहाँ पर भी आधिपत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। ये पूरा इन्फ्लुएंस है चोल साम्राज्य से। है साम्राज्य इतना ही छोटा, मगर इन्फ्लुएंस बहुत दूर तक रखा है। और ट्रेड देखिए, ट्रेड ये जो आपका ब्लू कलर का लाइन दिखा रहा है, ये पूरा ट्रेड का इसका रास्ता है। अब समझते हैं चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो विजयालय है। 850 से 871 AD ये है विजयालय का मतलब शासनकाल का समय। विजयालय 9वीं शताब्दी में पुनः चोल साम्राज्य की स्थापना करता है। शुरुआत में तो ये जो विजयालय है वो पल्लव का सामंत था, पल्लव वंश का सामंत था, लेकिन बाद में ये चोल साम्राज्य की स्थापना अलग से करता है। विजयालय को नरकेसरी की उपाधि भी दी गई है। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी, या जिसे तंजावुर भी कहते हैं, ठीक है। और तंजौर शहर का वास्तुकार कौन था, इसको बसाने वाला वास्तुकार कौन था, तो था राजराज पेरुथच्चन। ये प्रश्न पूछता है कि तंजौर शहर का वास्तुकार कौन था, राजराज पेरुथच्चन। और बात करें विजयालय जो था, इसके बाद विजयालय के द्वारा निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। आगे आते हैं। लेकिन चूंकि ये पल्लव का सामंत था, इसीलिए विजयालय को हम लोग वास्तविक संस्थापक नहीं बोलते हैं। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछे तो वास्तविक संस्थापक है आदित्यवन। इसने क्या किया, इसने संपूर्ण पल्लवों का नाश कर दिया, समाप्त कर दिया, पल्लव को ही खत्म कर दिया जड़ से। इसलिए इसे कोंडाराम भी कहते हैं, कोंडाराम की उपाधि दी गई है। अधिकांश चोल जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। अधिकांश जितने भी चोल थे। इसके प्रमुख शासक का नाम देख लेते हैं। परांतक प्रथम, जो कि 907 AD में इनका मेन है। इसके बाद आते हैं राजराज वन 985 से 1014, ठीक है, इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजेंद्र वन 1014 से 1044। ये पूरा सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। 907 फिर बीच में 985 तक इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत शासक आए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 985 से 1014 राजराज वन, और राजराज वन का बेटा राजेंद्र वन 1014 से 1044। इसके बाद भी बहुत सारे आए शासक, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यही 3 महत्वपूर्ण है। इसी 3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए परांतक प्रथम 907 AD, इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है कांचीपुरम तमिलनाडु के उत्तर मेरुड़ अभिलेख से, ठीक है। 919 से 921 AD में ये अभिलेख लिखा गया था। और ये देखिए 919 से 921 में, लेकिन ये उत्तर मेरुड़ अभिलेख में परांतक वन के बारे में जानकारी मिलती है।
ये परांतक वन से संबंधित है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। ये प्रश्न कम से कम 1000 बार पूछा गया है कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। जब इस उत्तर मेरूर अभिलेख को देखिएगा तो आपको पता चलेगा उस समय स्थानीय स्वशासन को कितनी शक्ति दी गई थी। वहाँ के लोग अपना शासन कर सकते थे, वहाँ के लोग दंड भी दे सकते थे, सजा भी दे सकते, कर भी वसूलते थे, सिंचाई करते थे, गांव में कैसे विकास करना, विकास के लिए योजना भी बनाते थे। तो ये बड़ा ही बेहतरीन उस समय का है। अभी देखिए, अभी गांव में जाइएगा तो मुखिया वगैरह लोग को ज़्यादा पावर नहीं रहता है, वो सरकार पर डिपेंड रहती है, सरकार कोई फंड उनके लिए जनरेट करे। लेकिन उस समय चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो हम लोग को उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, उसमें पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत शक्ति दी गई थी। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने मंदिरों में शिलालेख उत्पन्न करवाने की प्रक्रिया शुरू की और ये परांतक वन ने स्टार्ट कराया। इन्होंने पांड्य के राजा राजसिंह II और श्रीलंका के राजा कश्यप V की सेना को पराजित किया। तो यानी कि ये पांड्य को भी हराया, चोल के नीचे है पांड्य को भी हराया और श्रीलंका के राजा कश्यप V को भी हराया। राज सिंह को हराकर इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। पांड्य की राजधानी थी मदुरई, तो इसीलिए मदुरई को हराया, मदुरई के राजा को हराया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। और कश्यप V को हराकर इस परांतक वन ने सुंदर चोल की उपाधि धारण की। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि परांतक वन को किस राजा को सुंदर चोल कहते हैं, तो सुंदर चोल कहते हैं परांतक वन को। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और आपको याद रखना है। एक होता है तकोल्लम का युद्ध। तकोल्लम का युद्ध 2 बार पढ़ना है। यहाँ पर जो तकोल्लम का युद्ध है, तकोल्लम के स्थान का नाम है। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय ने इसको हरा दिया। ये देखिए, ये दूगो को तो हरा दिया, लेकिन अब इसको भी हरा देता है कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का राजा था और इसने परांतक वन को हराकर तंजयु कोंड की उपाधि धारण की, क्योंकि तंजौर या तंजावुर इसकी राजधानी थी, इसीलिए इसको हराकर ये कृष्ण तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तंजयु कोंड की उपाधि धारण की। कोंड का मतलब होता है मारने वाला। मदुरई के राजा को मारने वाला मदुरई कोंड, ठीक है, और तंजयु के राजा को मारने वाला तंजयु कोंड। ये सिंपल सा चीज़ है, बस इतना समझने वाला है। आगे आते हैं। अगला जो शासक है हमारा वो है राजराज प्रथम, जिसका शासनकाल है 985 से 1014 AD। इसका जो मूल नाम था वो था अरिमोली वर्मन, ठीक है, या अरिमोझी, कहीं कहीं अरिमोझी रहता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वर्ड पकड़ लीजिएगा तो मोली मोझी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इसके शासनकाल में चोल शक्ति का उत्कर्ष हुआ। ये चोल शक्ति को बहुत ऊपर तक लेके गए। इन्होंने स्थायी जनसेना बनाई जो बहुत ताकतवर थी। उस समय चोल की जलसेना सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। इसने कुछ उपाधि धारण की, उसको देख लेते हैं। कांडलूर, शाले, कलमरुत, उसके बाद जयगोंड। देखिए जयगोंड पूछता है, जयगोंड किसको कहा जाता है, राजराज वन को। चोल मार्तंड इसी को कहा जाता है। शिवपाद शेखर और मुम्मडी चोल देव। तो ये राजराज वन की उपाधि है, जिसमें सबसे जरूरी है जयगोंड और चोल मार्तंड, ठीक है। श्री विजय, जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं, इंडोनेशिया का राजा था। इंडोनेशिया के शासक श्री विजय को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के लिए अनुमति दी। एक इंडोनेशिया का राजा था श्री विजय, वो बोला कि हम चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाएंगे, ठीक है, तो इसने नागपट्टनम में बनाएंगे, तो इसने अनुमति दे दिया कि हाँ जाइए बनाइए, बौद्ध विहार बनाइए। लेकिन जनरली ये शैव धर्म का उपासक था और बौद्ध धर्म को अपने राज्य में बनाने के लिए ये परमिशन देता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सहिष्णु राजा है, ये हर धर्म को सर्वसंभाव की दृष्टि से देखता है। इसने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख। लेकिन याद रखिएगा उत्तर मेरूर अभिलेख इससे संबंधित नहीं है, बल्कि किस राजा से है, परांतक वन से संबंधित है, लेकिन चोल काल की जानकारी वो देता है। इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम पर अधिकार कर लिया, वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को हराकर। लेकिन याद रखिएगा ये राजराज वन जो है केवल उत्तरी सिंहल को जीतता है, यानी कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को जीतता है, बाकी पूरे क्षेत्र को नहीं जीतता है। और उत्तरी सिंहल की राजधानी क्या थी, याद रखिएगा अनुराधापुर, ये भी आपको याद रखना है। तो और श्रीलंका को जीतकर इसने उसका नाम क्या कर दिया, मुंडी चोल मंडलम। तो याद रखिएगा उत्तरी श्रीलंका को जीतकर उसका नाम चेंज कर देता है, मुंडी चोल मंडलम उसका नाम रख देता है। और उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उसमें उसको किसको राजधानी बनाता है, पोलन्नरुआ, जिसको जयनाथ मंडलम नाम रखता है। पहले उसका नाम था पोलन्नरुआ,
ठीक है। अनुराधापुर को नष्ट करके पोलनरुआ को राजधानी बनाता है, लेकिन पोलनरुआ का नाम भी चेंज करके जयनाथ मंडलम कर देता है, ठीक है। मालदीव समूह पर भी ये राजराजवन अधिकार करता है और इसने चेरों की नौसेना को भी हराया था। बढ़े थे उस समय, इधर साइड था चोल, इधर साइड था चेल और नीचे में था पांड्य। पांड्य को भी हरा दिया और चेल को भी हरा दिया। इसने चेरों की नौसेना को भी हराया और इसकी मृत्यु के बाद इसका योग्य पुत्र राजेंद्र वन सम्राट बना। याद रखिएगा, एक ऐसा पिता जिसका पुत्र इससे भी ज़्यादा योग्य, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राजेंद्र वन के बारे में, जिसका क्या बोलते हैं 1014 से 1044 एडी इसका शासनकाल का टेन्योर है। और गुरु की बात करें तो राजेंद्र वन के गुरु का नाम है ईशान शिव पंडित, जो कि एक शैव संत थे। बताए थे अधिकतर चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी होते थे। राजेंद्र वन के समय चोलों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, अपने पिता से भी ज़्यादा विस्तार किया। इसे योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है। इसके पिता जो राजराजवन, वो पहले योगी थे, उत्तरी श्रीलंका को जीते थे। ये क्या करेगा, पूरा श्रीलंका जीत लेगा। बोलेगा आपने केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता, मैं दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सब श्रीलंका को जीत लूँगा। इसने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। स्मिथ ने इसे क्या कहा, दक्षिण का नेपोलियन कहा। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछता है, तो राजेंद्र वन को कहा जाता है, जो कि एक चोल शासक है। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल वन को हराया और महिपाल वन को हराने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने गंगईकोंड चोलपुरम शहर को अपनी राजधानी बनाया। पूछता है, चोल की राजधानी तंजावुर है, लेकिन गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी किसने बनाया, राजेंद्र वन ने बनाया। तो आपसे पूछेगा कि जयनाथ मंडलम को राजधानी किसने बनाया, तो याद रखिएगा श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को हटाकर पोलनरुआ यानी कि जयनाथ मंडलम को राजधानी बनाया था राजराज वन ने। प्रश्न पूछता है, तो आपसे पूछेगा कि गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी किसने बनाया, तो राजेंद्र वन ने बनाया। और ये जो शहर बसाया है गंगईकोंड चोलपुरम, इसके बगल में इसकी नवीन राजधानी के आसपास चोल गंगम नामक एक तालाब भी बनाया। पूछता है चोल गंगम तालाब किसने बनाया, तो ये बनाया राजेंद्र वन ने। आगे बात करते हैं भूमि मापन की अलग अलग इकाई, जैसे कि मलिगाई कोल की शुरुआत की। मलिगाई कोल एक ऐसी इकाई है जिसे व्यवस्थित माप प्रणाली भी कहा जाता है। तो मतलब कि इसमें भूमि मापने के लिए एकदम सिस्टमेटिक, किसी को कम भूमि नहीं मिलेगी, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये ऐसी इकाई थी जो कि भूमि मापन के लिए परफेक्ट थी। श्रीविजय साम्राज्य के 12 साउथ ईस्ट एशिया द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इसने जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई हैं उसके 12 देशों पर अधिकार कर लिया, जिसका उद्देश्य क्या था, चाइना के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना, भारतीय व्यापारियों के मार्ग में चीन से व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना। चाइना से जो व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही थी उस व्यापार को ख़त्म करना ही ये 12 साउथ ईस्ट द्वीपों पर अधिकार करने का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विजय इसमें से कौन था, मलय, जावा और सुमात्रा। याद रखिएगा, मलय, जावा और सुमात्रा। इसने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा है। तो आपसे पूछेगा कि किसने कहा है कि बंगाल की खाड़ी चोलों की झील है, राजेंद्र प्रथम ने कहा है। इसके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ शासकों के बारे में। राजा धीराज वन को चालुक्य राजा सोमेश्वर वन ने कोप्पम के युद्ध में हराया। तो इसका एक राजा था, कौन था, राजा धीराज वन। इसको किसने हराया, सोमेश्वर वन ने। किस युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में हराया। प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। चोलों और चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। और जयकेश प्रथम कौन थे, गोवा के कदम शासक। इन्होंने देखा कि चोल जैसे कि राजाधिराज वन और चालुक्य के सोमेश्वर वन, इसमें युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद दोनों की सेनाएं नष्ट हुई, दोनों को नुकसान हुआ। ये बीच में पड़ता था, चोल और चालुक्य के बीच में कदम राज्य पड़ता था। ये क्या बोला, इसने कहा कि देखो आप लोग दोनों लड़ाई करोगे, मुझे भी इसमें फंसना पड़ता है, तो आप लोग मध्यस्थता कर लो। तो जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता का काम किया। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार कर रहा। देखिए, जनता गरीब है, जनता को जब प्रॉब्लम है तो आपको मंदिर निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, जनता अकाल से अभाव से त्रस्त है, फिर भी आप उससे टैक्स वसूल रहे हैं और उस टैक्स को यूज करें मंदिर बनाने में, तो ये गलत है। ये किसने किया था, विक्रम चोल ने किया था। यही रीजन है, जो अच्छा राजा होगा वो प्रजा की भलाई सोचेगा, जो बुरा राजा होगा वो साम्राज्य को डुबा देगा। जनता का साथ मिलेगा तो साम्राज्य हमेशा ऊपर उठेगा, याद रखिएगा।
एक शासक है कुलोत्तुंग प्रथम जो कि 10, इसके बारे में हम आपको वेंगी के चालुक्य में भी बताए थे कि कुलोत्तुंग प्रथम जो है ये वेंगी और चोल के से उत्पन्न संतान है। इसके कार्य कुलोत्तुंग प्रथम के कार्य के 72 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा गया। इसने क्या किया, 72 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल को चीन भेजा। इसे चोल लेखों में सुंगम तरवित अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया। सुंगम तरवित, ये पूछता है कि इसे सुंगम तरवित कहा गया, तो कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया क्योंकि इसने भारी भारी टैक्सों को हटाया। उत्तरवर्ती चोल शाखा का प्रथम शासक यही था। चोल शाखा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका हो गया आदित्य वन, परांतक वन, ऐसे कर करके नहीं है, राजराजवन, राजेंद्र वन, फिर उत्तरवर्ती शासक आएगा जो थोड़े कमज़ोर होंगे। उनमें पहला शासक है कुलोत्तुंग प्रथम और ये वेंगी के चालुक्य का संतान है, यानी कि चोल और वेंगी के चालुक्य के मिलने से ये संतान पैदा हुआ है। और बात करें, इसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा वीरू पेरुमाल के साथ किया और श्रीलंका के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। कुलोत्तुंग प्रथम का एक राजकवि था जन्मीवर, जिसकी रचना है कलिंग तुपर्न। कुलोत्तुंग 2 आता है, इसके बाद कुलोत्तुंग 1 के बाद कुलोत्तुंग 2 आता है। इसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज मंदिर विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों फेंकवाया वो जान देखिए। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था गरीब जनता जो कि अकाल अभाव से त्रस्त थी, उससे टैक्स वसूल कर हुआ था और इसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस राजा को वो पसंद नहीं आया। इसने कहा कि मंदिर का निर्माण अच्छी भावना से नहीं हुआ है, ठीक है, जब अच्छी भावना से होगा तभी हम लोग मंदिर को मंदिर कहेंगे। एक और बात है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर शिव भगवान की पूजा करते थे, तो विष्णु की मूर्ति को उसने अच्छा नहीं समझा। उसने कहा कि देखिए, शैव धर्म और वैष्णव धर्म अलग अलग था उस समय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अलग था, हिंदू धर्म कोई नहीं था उस समय। तो चूँकि शिव की पूजा उपासक थे ज़्यादातर चोल शासक, तो उसने विष्णु की मूर्ति को वहाँ पर रखना उचित नहीं समझा। इसलिए उसने क्या किया, गोविंदराजन की विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। 2 रीजन था, बता दिए। अब क्या हुआ, एक आचार्य रामानुजाचार्य आए, इन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को निकाल कर उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। समुद्र से निकलवा कर उसको तिरुपति में बसाया। बोला कि नहीं, विष्णु के भगवान का मंदिर चाहे जैसे भी बना हो, वो मंदिर तो मंदिर है, उसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठित कहाँ पर किया? तिरुपति में किया, आचार्य रामानुजाचार्य ने। आगे बात करते हैं। चोल राजा अपनी मृत्यु से पहले आमतौर पर अपना उत्तराधिकारी चुन लेते थे, यानी कि कोई भी चोल राजा मरने वाला है तो मरने से पहले बोल देते थे कि मेरा ये उत्तराधिकारी है, पहले ही बोल देते थे। इस वंश का अंतिम शासक हुआ राजेंद्र तृतीय। अब देखिए, चोल काल की हम लोग थोड़ा प्रशासन के बारे में भी जानकारी देख लेते हैं, जो कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सामान्य प्रशासन। दूसरा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्थानीय प्रशासन। फिर है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजस्व प्रशासन। और चौथा है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सैन्य प्रशासन। इस चारों प्रशासन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले सामान्य प्रशासन यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। राजतंत्रात्मक शासन थी चोलों की, यानी कि संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा के पास थी। राजा चाहेगा तो वो निरंकुश भी हो सकता था, लेकिन अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे 2 तरह के अधिकारी होते थे, एक था पेरुंदरम, दूसरा था सेरुंदरम, ठीक है। पेरुंदरम बोलते थे उच्च अधिकारी को और शेरुंदरम बोलते थे निम्न अधिकारी को। देखिए, सबसे पहले नीचे होते थे मजदूर वर्ग, ऊपर जाइएगा उसको डिवाइड करेगा अलग अलग शाखा में। ये मजदूर तो बहुत सारी शाखाओं में काम करेंगे, हर शाखा में एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो इस मजदूरों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और वो निम्न अधिकारी कहलाएंगे। और निम्न अधिकारी को कहेंगे शेरुंदरम, और उस निम्न अधिकारी को कंट्रोल करेगा एक उच्च अधिकारी जिसको बोलेंगे पेरुंदरम। ग्राम को कुर्रम बोला जाता था। उसके बाद ग्राम से ऊपर बढ़िएगा तो नाडु, ठीक है, उससे ऊपर बढ़िएगा तो कोट्टम जिसको वलनाडु भी बोलते हैं, ठीक है, इससे ऊपर बढ़िएगा तो मंडल जिसको प्रांत बोलते हैं। इसीलिए देखिएगा चोल मंडलम, कोई भी शहर जीतता था उसको चोल मंडलम, ठीक है, ऐसे करके नाम दे देता था। गंगई कोंड चोलपुरम ऐसे करके नाम देता था। तो अब देखिए, उससे ऊपर जाइएगा तो पूरा साम्राज्य, ठीक है। तो साम्राज्य को डिवाइड किया गया है मंडल में, फिर मंडल को तोड़ा गया है कोट्टम जिसको वलनाडु भी बोलते हैं, उसको तोड़ा गया नाडु में, और सबसे छोटा इकाई ग्राम है जिसको कुर्रम बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। लैंड, जमीनों के प्रकार देख लीजिए। वेल्लन वगाई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि है, जो कि कोई ब्राह्मण का भूमि नहीं है, गैर ब्राह्मण का
जो किसान है उसका भूमि है। ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाले भूमि, ये इसको VVI मार दीजिए, पूछता है बार बार एग्जाम में। शाला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदान या तिरुणमदक्कनी, यानी कि मंदिर को जो उपहार में भूमि देंगे ना उसको देवदान बोलेंगे, या तिरुणमदक्कनी भी कहते हैं। देवदान ज़्यादा पूछता है। पल्ली चंदन, जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाले भूमि, जैन संस्थानों को भी कुछ भूमि दान में देते थे, ये पल्ली चंदन उसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी, स्थानीय प्रशासन। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से हम लोग को चोल साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। और एक और अभिलेख है तिरुवलंगडू शिलालेख। तिरुवलंगडू शिलालेख में भी हम लोग को चोल काल के स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? सबसे प्रमुख है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है और बार बार एग्जाम में पूछता है। लेकिन आपको तिरुवलंगडू अभिलेख अगर पूछ दिया तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। 3 प्रकार की सभाओं का वर्णन है। सभा देखिए क्या होता था, उस समय के लोग एक समिति बनाते थे, सभा और समिति से अपना स्थानीय स्वशासन को चलाते थे। या देखिएगा सभाओं में 3 गो है, एक उर है, सभा है और नगरम है। उर बोलते थे सभी लोगों की ग्राम सभा को, और इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म कहते थे। सभा किसको बोलते थे या महासभा? ये गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती थी। और अग्रहारी क्या होता था? ब्राह्मणों को दान में दिए गांवों की संस्था। ब्राह्मण को जमीन देते थे उसको ब्रह्मदेव बोलते हैं, और ब्राह्मण को गांव देते थे उसको बोलते थे अग्रहारी। तो ये दोनों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और बात करते हैं नगरम, व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक, ये VVI, इसको जितना बार VVI लगा दीजिए। नगरम बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इसको जितना महत्वपूर्ण आप लोग लगाइएगा उतना ही कम है, ये इसको अति महत्वपूर्ण कर दीजिए। नगरम व्यापारियों की बस्ती या व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा नगरम को कहते थे, ठीक है। उर भी बहुत ज़रूरी है, उर को भी मार दीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं समिति, जैसे कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। समिति जो होती थी उसको वारियम कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन समितियों द्वारा संचालित होती थी, और एक समिति का कार्यकाल होता था 360 दिन, यानी कि एक समिति जो भी बनेगी वो 360 दिन के बाद भंग हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस समिति का मेंबर बनने के लिए आपको थोड़ा सा अमीर होना पड़ेगा, गरीब लोग इसके मेंबर नहीं बन सकते। देखिए, ऐसी भूमि 1.5 एकड़ का स्वामी होना चाहिए आपको, जहाँ से राजस्व सरकार वसूलती है। तो आपको सरकार को राजस्व देने वाली भूमि का स्वामी होना चाहिए, वो भी क्या, अगर आप 1 एकड़ के तो नहीं बनेगा, कम से कम 1.5 एकड़ आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपना घर होना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं रहने होने चाहिए। उम्र 35 से 70। अभी देखिए प्रधानमंत्री बनने की कोई मैक्सिमम एज नहीं है, राष्ट्रपति बनने की कोई मैक्सिमम एज नहीं है, लेकिन उस समय मिनिमम भी था और मैक्सिमम भी था। मैक्सिमम क्राइटेरिया भी, बूढ़े लोग नहीं बन सकते हैं भाई समिति के मेंबर, तो ये आपको याद रखना है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए लोगों को, तभी वो इस समिति के मेंबर। प्रशासनिक मामलों की थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। जैसे चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है, और अपने या संबंधितों खाते में जमा नहीं कराए चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि देखिए, अगर उसको अभी भी बोलता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए था। आप अपने पड़ोसी के, अपने संबंधी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डलवा सकते हैं, वो ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। ये भी कहता था कि आपको ईमानदार होना चाहिए। और एक नोट है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं रह सकता। यानी कि आप एक समिति में अगर 3 साल तक रह गए तो आपको दूसरा समिति का मेंबर आप नहीं बन सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक समिति में 3 साल रह गए, दूसरे समिति में गए, तो इस समिति का भेद खोल दीजिएगा ना। इसीलिए थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको दूसरी समिति में जाने नहीं देता था। ग्राम सभा की बात करें तो ये भूमि कर संग्रहण कर सकता था, ये संग्रहित राशियों को राजकोष में जमा कर सकता था, ग्रामीण के विवादों को पर फैसला करता था, और ये सजा भी दे सकता था। मंदिर के व्यय, निर्माण और जीर्णोद्धार के काम भी ग्राम सभा का होता था। नाट्यार क्या होती थी? ये नाडू की सभा थी। नाडू की सभा, नाडू हम लोग पढ़े थे कि ग्राम से ऊपर एक इकाई होती है, ग्राम से ऊपर एक इकाई होती है, इसको नाडू बोलते हैं। इसको अभी तहसील हम लोग बोलते हैं ना, वही तहसील है वो। और बात करें बाजार समिति, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। बाजार समिति पूछती एग्जाम में, सड़कों की देखभाल करती थी। बताए थे अलग अलग तरह की समिति होती थी गांव में। 3 प्रकार की सभा और समिति जो है
वो डिसाइड करती थी किसी भी चीज़ को, शासन को चलाना। जैसे समिति मान लीजिए कि अलग अलग समिति बना दी, 100 गो समिति बना दी है। उद्यानों की देखभाल करने के लिए एक समिति बन गया, ठीक है। मशीन बड़े बड़े हेवी इंडस्ट्री को देखने के लिए एक समिति बन गया। किसानों को देखने के लिए समिति बन गया। ब्राह्मणों को कौन सी भूमि दान में देनी, वो क्या बोलते हैं, सैनिकों को अस्त्र शस्त्र कैसे उपलब्ध कराए जाए, उसके लिए एक समिति बन गया। तो समिति बनती थी, वो समिति 360 दिन के लिए बनाई जाती थी, उसका कार्यकाल होता था। तो बाजार समिति भी एक ऐसी समिति है जो सड़कों की देखभाल करती थी, रोड वगैरह देखती थी। हो सकता है कोई समिति तालाब देख ले, सिंचाई का साधन देख ले। हो सकता है कोई समिति जो है कुओं वगैरह, नलकूपों की साधन देख ले, पेयजल, स्वच्छ पीने वाले जल के साधन का देख ले, ठीक है। कोई समिति जो कपड़ा वगैरह का देख ले, ठीक है। तो ऐसा करके समिति बनता था। पेरुंदरम और सिरुंदरम पहले पढ़ चुके हैं। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, ब्राह्मणों को जो गाँव दी जाती थी वो अग्रहार पढ़ चुके हैं। द्रविड़ शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति इसी काल में। देखिए, द्रविड़ शैली हम लोग पढ़े थे, महेंद्र वर्मन के समय स्टार्ट हुआ। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक, उसके समय में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा विकास, सबसे अच्छा स्थिति वो चोल काल में आया। सबसे ज़्यादा निर्यात होता था कपड़ा का, इसीलिए हम बोले कपड़ा के लिए भी समिति बनता था। नाना देशी यानी कि बाह्य देशों से व्यापार करने वाले, जो बाहर के देशों से व्यापार करते थे उसको नाना देशी बोलते हैं। मणिग्रामम समुद्र तटीय और आंतरिक व्यापार की संस्था होती थी, इसको मणिग्रामम बोलते थे। कलंजू सोने के सिक्के को कहा जाता था। नौसैनिक में सबसे ऊपर कौन थे? यही चोल थे। नौसेना में ये बहुत ही बढ़िया थे। इसी नौसैनिक के कारण इन्होंने श्रीलंका पर जीता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता? उत्तरी श्रीलंका को जीता था राजराज वन। और संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता? संपूर्ण श्रीलंका को जीता था राजेंद्र वन, इसी का बेटा। और राजेंद्र वन को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है। और याद रखिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम था सिंघल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडलम बोलते हैं प्रांत को, नाडु बोलते हैं जिला को, और कुर्रम बोलते हैं गांव को। तो ये देखिए, हम जो नाडु तहसील बता रहे थे वो नाडु एक्चुअली में जिला है। याद रखिए, नाडु जिला, मंडलम प्रांत, कुर्रम ग्राम, ये आपको याद रखना है। और सबसे ऊपर क्या होता था? साम्राज्य। चोल राजस्व, चोल के राजस्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ा राजस्व भूमि कर होता था। राज्य की आय का प्रमुख साधन यही भूमि कर था, ठीक है। वेट्टी जिसको बेगार बोलते हैं, और कड़मई जिसको भू राजस्व बोलते हैं। बेगार वसूलना भी इसका एक काम था। कृषि उत्पादन का 1/3 होता था भूमि कर। जितना भी कृषि में उत्पादन होगा उसका 1/3, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले पढ़ते थे 1/6 होता था। 1/6 में जनता को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। वो जितना भी सामान उगाया, मान लीजिए कि 6 क्विंटल, तो 1 क्विंटल दे दिया राजा को, तो बचा 5 क्विंटल। तो 5 क्विंटल वो अपना बेच के अपने घर का देखभाल कर सकता है। लेकिन अभी 1/3 है। अब 6 क्विंटल उगाएंगे तो 2 क्विंटल देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। भूमि को कुल 12 कोटियों में डिवाइड किया गया। हम पहले बता दिए थे भूमि का डिवीज़न, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट भूमि के बारे में हम यहाँ बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे वेलन वेगाई ब्रह्म इतना ये भूमि के बारे में कुछ हम बता दिए हैं जो ज़रूरी है। और बात करें व्यापार कर, विवाह कर, निकटवर्ती राज्यों में लूटपाट, ये भी आपका भूमि कर का प्रमुख साधन था। अगर बगल का किसी मान लीजिए कि चोल चाहा तो कदम साम्राज्य गया, कदम में लूट के ले आया, तो वो भी एक राजस्व का साधन था। राजस्व को हम लोग आयम भी बोलते थे। आयम, सोने के सिक्के को कासू या कलंजू कहा जाता था। अन्न की माप करने के लिए कलम एक इकाई थी, जिसको एक कलम को 3 मन कहा जाता है। 3 मन में एक कलम होता है। चोल समाज के बारे में आप देख लेते हैं, कैसा था उस समय का समाज। तो उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 2 वर्ण थे केवल, एक ब्राह्मण, दूसरा गैर ब्राह्मण। उसमें क्षत्रिय और वैश्य वर्ग जो है वो उपस्थित नहीं था। यानी कि एक ब्राह्मण एक वर्ण हो गया, उसके बाद जितने भी वर्ण हैं वो सब गैर ब्राह्मण में आ गए। छुआछूत की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। सती प्रथा भी देखा गया है, बाल विवाह देखा गया है, देवदासी प्रथा भी देखा गया है। और इसमें 2 वर्ड आपको पढ़ना है। वलंगई कृषि प्रधान को कहा जाता है। कृषि का जो प्रधान है उसको वलंगई कहा जाता है। और इडंगई जो है औद्योगिक श्रमिक या शिल्पकार को कहा गया है, इडंगई। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कला और साहित्य की दृष्टि से। अगर हम लोग देखें तो तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा गया है? तो वो कहा गया कम्बन, उट्टकुट्टन और पुगलैंदी। कम्बन जिसने तमिल रामायण लिखा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिल रामायण किसने लिखा था? कम्बन ने लिखा था। कन्नड़, देखिए ये तो था तमिल साहित्य के त्रिरत्न। अब कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न भी एग्जाम में पूछ देता है।
पंप, पुण्य और रन। पंप, पुण्य और रन, आपको कमेंट करके बताना है पुण्य किसके दरबारी थे, किसके दरबारी थे, दरबारी थे। अगर हमसे छूट गया है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुण्य कन्नड़ साहित्य में। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, यानी कि चोल काल में जो कांस्य की मूर्तियां होती थी वो पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट मूर्ति मानी जाती थी। सबसे प्रमुख बंदरगाह इसका कौन था? कावेरीपट्टनम, जिसको पुहार बंदरगाह भी बोलते हैं। प्राचीन काल में इसको राजा करिकाल ने श्रीलंका से 12,000 बंदियों लोगों को बंदी बनाकर इस पुल का निर्माण कराया गया था। R.S. शर्मा ने चोल मंदिरों को राज्य के अंदर राज्य कहा है। तो पूछेगा चोल मंदिरों को राज्य के अंदर राज्य किसने कहा है? R.S. शर्मा ने कहा है। चोल काल में बनी नटराज की शिव मूर्ति, नटराज शिव की जो कांस्य मूर्ति है वो अत्यंत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये पूछता है नटराज की शिव मूर्ति कहाँ से मिली है? तो चोल काल से मिली है। याद रखिएगा। नृत्य रूप इसका 2 है। नृत्य रूप है थांडवम या नदनता या अर्धनारीश्वर। ठीक है। अब पूछेगा अर्धनारीश्वर मूर्ति कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये हमको लगता है गुप्त काल में स्टार्ट हुआ है। हम आपको शायद पढ़ाए हैं, गुप्त काल में अर्धनारीश्वर शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति स्टार्ट हुई है, लेकिन चोल काल में भी ये देखने को मिली है। आमतौर पर 4 भुजाएं वाली होती है ये नटराज की मूर्ति। इसमें देखिएगा 4 भुजा होगी, ऐसे करके रहेगा। नृत्य करती हुई शिव की मूर्ति होगी, जिसको नटराज की मूर्ति बोलते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा भगवान शिव का शिक्षक रूप है। हम बताए थे ये कौन सा रूप था? थांडवम या नदंता या अर्धनारीश्वर रूप था। लेकिन एक शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा मिली है जो कि शिक्षक रूप है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। उन्हें वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न मुद्रा में दर्शाया जाता है। कहीं कहीं इसको वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न मुद्रा में भी मूर्ति मिली है, जो कि ज्ञान के मौन संचार का प्रतीक है, यानी कि ज्ञान को चुपचाप जो हम लोग संचरण करते हैं उसका प्रतीक है। G20 समिट थोड़ा देख लेते हैं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। दिल्ली के प्रगति मैदान में नटराज की मूर्ति लगाई गई, 4 भुजा थी वहाँ पर भी, और इस मूर्ति का नाम रखा गया भारत मंडपम, भारत मंडपम। तो ये भी प्रश्न करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। और इसमें अष्ट धातु का प्रयोग किया गया था। देख लेते हैं चोलेश्वर मंदिर कहाँ है, किसने बनाया? विजयालय में बनाया। बृहदेश्वर मंदिर राजराज वन ने बनाया तंजौर में। कोरंगनाथ मंदिर परांतक वन ने बनाया। त्रिभुवनेश्वर मंदिर किसने बनाया? कुलोत्तुंग तृतीय ने बनाया। और ऐरातेश्वर मंदिर ये राजराज तृतीय ने बनाया। सबसे महत्वपूर्ण है बृहदेश्वर मंदिर, जो आपको याद रखना है। चोलकालीन कुछ शब्दावली है जिसको हम लोग देख लेते हैं। वडेक्कार, वडेक्कार जो है वो राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक को कहा जाता है। उडन कुट्टम ये राजा के उच्च अधिकारी या मंत्री को कहा जाता है। नट्टार जो कि नाडु की स्थानीय सभा को कहा जाता है, नट्टार। ठीक है। नाडु जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं? जिला, है ना। नगरम व्यापारियों की जो संस्था है या सभा है उसको कहा जाता है। व्यापारियों की कॉलोनी को भी ये कहा जाता है। कलम जो है अन्न की एक मापतौल की इकाई है, कलम। काशू जो है वो सोने या तांबे का सिक्का है। और कलंजू, कलंजू भी है, सोने का सिक्का कलंजू भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सोने का सिक्का कलंजू, कलंजू गोल्ड का है, गोल्ड का। आगे बात करते हैं और हम लोग काशू हो गया। थोट्टावरियम, थोट्टावरियम जो है वो फूलों की क्यारियों की देखभाल करने वाले को कहा जाता है। वेली भूमि माप की इकाई है, वेली। आयाम जो है वो राजस्व की इकाई है, आयाम। वरित पुत्राक जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाता है। वेलाल जो है वो बड़े भूस्वामी या कृषक को कहा जाता है। प्रभुमान्यम जो है राजा के स्वामित्व वाली भूमि को कहा जाता है। शाला भोग, ये बड़ी जरूरी है, शाला भोग, शाला भोग बहुत जरूरी है। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त भूमि या विद्यालय के लिए, अगर शैक्षणिक प्रयोजन बोल दे या विद्यालय के लिए, अगर आपको स्कूल खोलने के लिए, विद्यालय खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए भूमि शाला भोग कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें आयाम बहुत महत्वपूर्ण है, आयाम। वेली महत्वपूर्ण है। ठीक है। काशू महत्वपूर्ण है, कलम महत्वपूर्ण है, नगरम महत्वपूर्ण है, और कहाँ गया? नट्टार, नट्टार महत्वपूर्ण है। अब कुछ MCQ देख लेते हैं। पांड्य राजाओं की जीवन रेखा वेंगी नदी को कहा जाता है, जो कि उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। और पांड्य राजाओं ने मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का भी निर्माण कराया था। तगर राज्य क्या है? ये व्यापारिक केंद्र है जो कि कल्याणी और वेंगी के बीच में स्थित है। भारत मिर्च को रोमवासियों ने क्या कहा था? यवन प्रिय कहा था। एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसने कहा कि भारत जो है, भारत से रोम का व्यापार जो है रोम को खोखला कर रहा है, रोम को
खोखला करते जा रहा है। भारत जो है मसाला देता है रोम को, बदले में रोम से सोना लेता है, जिससे रोम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये किसने कहा था आप लोग कमेंट करके बताइए, हम एक वीडियो में आपको बताए हैं। एम्फोरा जार क्या होता है? तेल और शराब रखने के लिए इस टाइप का एक शायद जार होता है, शायद एम्फोरा जार, पतली सुराही जैसा कुछ शेप होता है उसका, एक बार देख लीजिएगा, एम्फोरा जार का फोटो आप लोग देख लीजिएगा। तेल और शराब रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है नलीरा दिव्य प्रबंधम। ये क्या है? 12 अलवार संतों द्वारा रचित 4000 तमिल भजनों का एक संग्रह है नलीरा दिव्य प्रबंधम। और बात करें वणिक श्रेणी क्या है? वणिक व्यापारी को कहा जाता है। तो व्यापारी का जो समुदाय है उसको वणिक श्रेणी कहा जाता है, और इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अय्यावोले श्रेणी और मणिग्रामम श्रेणी। पल्लव शासकों ने अपने अभिलेखों में मुख्य रूप से प्राकृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ अभिलेख उनके तमिल में भी मिले हैं, तमिल में भी मिले। चोल लोग तो तमिल में लिखता था, ये तो पता है। आगे करंट अफेयर्स देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगईकोंड चोलपुरम में आदि तिरुवथिराई महोत्सव मनाया। आदि तिरुवथिराई क्या है? राजेंद्र चोल के सिक्के का अनावरण, और यहाँ पे तिरुवथिराई में राजेंद्र चोल के सिक्के का अनावरण भी इन्होंने किया। और गंगईकोंड चोलपुरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कौन करता है इसका स्थापना? राजेंद्र वन इसका स्थापना करता है। गंगई यानी कि गंगा, कोंड यानी कि प्राप्ति, ठीक है, चोल यानी कि चोलपुरम, पूरम यानी कि शहर, चोल यानी कि चोल साम्राज्य, और पूरम यानी कि शहर। तो ये गंगईकोंड चोलपुरम का मतलब है कि गंगा की प्राप्ति करने वाला चोलों का शहर, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमारा जितना भी दक्षिण भारत का इतिहास था वो समाप्त हो चुका है। इस जो भी वीडियो है चोल साम्राज्य का दक्षिण भारत का इतिहास का, वो मैं टोटल 32 पेज का है, और इसको मैं आज अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।